जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और सीटेट की एग्जामिनेशन की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे सीटेट में सीडीपी क्लास नंबर 5। आप में से बहुत सारे बच्चे सीटेट फरवरी 2026 में एग्जाम भी दिए थे, जो 7 और 8 फरवरी को हुआ था। उसका कल रिजल्ट आ गया। आप में से बहुत सारे बच्चे का हुआ भी होगा। जो बेहतर तैयारी करेंगे उन्हें 100% कहेंगे रिजल्ट देंगे ही देंगे, और जो कहीं ना कहीं कोताहल करेंगे अपनी तैयारी में, वह कैसे रिजल्ट दे पाएंगे। तैयारी जम के करेंगे, एकदम कंटेंट भरपूर मात्रा में आपको यहाँ से मिशन सिलेक्शन अड्डा से मिल रहा है। बेस्ट टीचर टीम मिल रहे हैं। अच्छी से तैयारी करना है और जम के प्रैक्टिस करना है। लास्ट में PYQ सीरीज, तो एप्लीकेशन पे आपको PYQ भी मिल रहा होगा। पिछले 6 साल 7 साल क्वेश्चन भी दे दिए हैं, प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं और क्लासेस भी रेगुलर दे रहे हैं। तो जिन बच्चों को अगर मान लीजिए फरवरी वाला में नहीं हुआ है, किसी कारणवश में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो कोई बात नहीं। आप अभी जो नेक्स्ट आएगा, अब नेक्स्ट जुलाई में आ रही है या नेक्स्ट आगे दिसंबर में आएगा, इसका भी फैसला नहीं लिया गया है। मे भी अगर जुलाई में आ जाए तो भी आपको तैयारी अभी शुरू कर देना। अगर दिसंबर में भी रहे तो भी आपके पास में अभी इनफ टाइम है, तैयारी में लग जाइए। एकदम रेगुलर वे में क्लास करिए और प्रैक्टिस करिए जम करके, तो सीटेट आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं और आने वाला समय में आप बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कटअप की बातें कई बच्चे पूछ रहे थे, कटअप क्या होगा सर? सीटेट में एक फिक्स होता है कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कटअप जाता है 60% जनरल के लिए। जनरल के जो बच्चे हैंगे, चाहे जनरल के फीमेल ही क्यों ना हो और मेल, दोनों के लिए क्या होता है 90 मार्क्स, 90 नंबर लाना रहता है। EWS है जनरल से तो भी उनका 90 ही नंबर लाना रहता है। बाकी SC ST OBC जो रिजर्वेशन वाले हैं, कास्ट के बच्चे मेल हो या फीमेल हो, उनको 55% यानी कि 82, 150 में से 82 नंबर लाना होता है। तो जनरल के 150 में से 90, 60%, और बाकी SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए 150 में से 82 यानी कि 55% नंबर लाना होता है। एक बार क्वालिफाई कर जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा सीटेट। और सीटेट आप टीचिंग कोर्स के अपियरिंग में भी दे सकते हैं। कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, चाहे वो BEd कर रहे हो, DEd कर रहे हो, अपियरिंग मतलब एडमिशन हो गया कॉलेज में, अब आप सीटेट दे सकते हो, ठीक है। तो आप 100% सीटेट दीजिए और क्वालिफाई करके फिर आगे बढ़िए। आज हम लोग करेंगे CDP क्लास नंबर 5। आज होने वाला है जीन प्याजे होता है किसमें? CDP में। CDP में सबसे ज्यादा पूछते हैं जीन प्याजे का। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर सेट में निर्धारित है। कई ऐसे सेट है जहां 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, कई ऐसे सेट है जहां 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये क्या होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जीन प्याजे का 2 क्लासेस दिया जाएगा आपको। एक क्लास में आप लोग यहां से पढ़ेंगे पूरी इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी के बारे में, और सेकेंड क्लास में भी आप थ्योरी के ही पढ़ेंगे और जान करके प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 से 3 क्लासेस आपको इस टॉपिक पर दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगेंगे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट वायोप्सी के बारे में, फिर आगे कोहलवर के बारे में। ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी क्लासेस आपको रेगुलर वे मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अभी आप फिलहाल पहले शुरू करेंगे किनके बारे में? जीन प्याजे के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सिद्धांत दिए थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विस के। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं जीन प्याजे। आइए इनके बारे में शुरू करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या किए थे? संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना सिद्धांत दिए थे। इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञान से, संज्ञान मतलब दिमाग, संज्ञान मतलब दिमाग। तो यहाँ पे क्या है, इसका ध्यान रखेंगे कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास क्या देती है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान मतलब दिमाग, तो मेंटली जो बच्चा कैसे डेवलप होता है, इसके सिद्धांत देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? जीन प्याजे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड को, इसलिए क्या कहा जाता था? स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था इनको।
सीटेड में काफी क्वेश्चन आता है। जीन प्याजे का यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ये सब का कोई उतना वैल्यू नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता एग्जाम में। ये 4 स्टेज दिए थे क्या डेवलपमेंट के, बच्चे में 4 तरह के डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। 4 स्टेज में पहला सेंसरी मोटर स्टेज होता है, यानी कि बच्चा अपना सेंस सीखता है। जो बच्चा होता है 0 से लेके 2 यानी कि शिशुअवस्था में, इन्फेंटी स्टेज में। तो इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा 0 से लेके 2 वर्ष तक होता है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस समझता है और ये अपने सेंस ऑफ ऑर्गेन से ज्यादा सीखता है, सेंस ज्यादा लगाता है इसमें। प्री ऑपरेशनल दिए, प्री ऑपरेशनल 2 से लेके 7 वर्ष तक, यानी कि समझिए तो पूरे बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था जो 2 से लेके 6 वर्ष होता है, लेकिन इनका ये जो आपका है 2 से लेके 7 वर्ष तक होता है, किसमें, प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 2 टाइप का सिद्धांत है इनका। तो प्री ऑपरेशनल में 2 से लेके 7 वर्ष तक, और यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएंगे तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। इसका मतलब है उत्तर बाल अवस्था, बाल अवस्था के 2 पार्ट्स होते हैं ना, प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। तो ये यहाँ पे आपको दिए, इसमें क्या रहे सिंबल को ज्यादा प्रधान दिए कि सिंबल से ज्यादा बच्चा सीखता है, संकेत रूप से ज्यादा सीखता है, और इसमें क्या लॉजिक से ज्यादा सीखता है। क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि लॉजिकल थॉट जो होता है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा लॉजिकल थॉट जो है किस उम्र में सोचना शुरू कर देता है, तो लॉजिकल कॉन्क्रीट ऑपरेशन में करता हो। कॉन्क्रीट कहने का मतलब समझ आ गया, जहां मूर्त के बारे में, अमूर्त नहीं, ठीक है। कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो बच्चा मूर्त से अमूर्त में जाता है, तो अमूर्त यहां आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में। यहां अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करेगा, अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त वाला, और यहां मूर्त वाली बात करेगा। तो मूर्त मतलब जिसको हम छू सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं, सब मूर्त होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है तो ये मूर्त है। आपको ये पेन हटा के तब बताएंगे पेन क्या होता है, मतलब रियल चीज को अपना दिखा के अनरियल इमेजिनरी करवाते हैं, माइंड में ऐसा आपको केवल रिकॉलिंग हो रहा है, तो क्या होता है, अमूर्त होता है। तो अमूर्त का होता है जब फॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा, 12 प्लस बच्चा हो जाएगा तब। तो जल्दी से इस चारों स्टेज को एक बार फिंगर पे देख लीजिए। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में कितना, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, इसे बच्चा क्या समझता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस समझता है, एकदम फिंगर पे याद रखिए। दूसरा क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशन क्या होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक में। इससे बच्चा क्या सीखता है, ये इसमें आके बच्चा सिंबल थॉट लेता है, सिंबल संकेत से लेता है। और फिर आगे आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल याद रखेंगे। प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक, फिर आगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा मूर्त ज्ञान को समझता है। कॉन्क्रीट कहने का मतलब ही होता है लॉजिकल थॉट निकालता है। और फिर आगे फॉर्मल ऑपरेशनल, 14 में क्या आता है, फॉर्मल। तो कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और आगे फॉर्मल। तो फॉर्मल जब भी आएगा तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करेगा, यानी अमूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा, इसमें अमूर्त चिंतन के बारे में सोचता है। तो 4 स्टेज में क्या दिए हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन, जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या कहा कि बच्चे अपने संज्ञान से, अपने दिमाग से अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से सीखते हैं। सेंसरी मेट्रिक्स में ऑब्जेक्ट से सीखते हैं, आप प्री ऑपरेशनल में सिंबल थॉट से सीखते हैं, अगर कॉन्क्रीट में है तो लॉजिकल थॉट से सीखते हैं, फॉर्मल में तो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से सीखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, आगे नहीं, नेक्स्ट में आ जाइए। अब यहां से हु आर जीन प्याजे, जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे के बारे में आप शॉर्ट में ध्यान रखेंगे कि जीन प्याजे क्या थे, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, राइट। नॉन एज ए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है इनको। इन्हें कट्टर रचनावादी, कट्टर रचनावादी कहने का मतलब है किसी भी तरह का कोई चीज से लेकर के, जैसे आप देखिए ना, कभी कोई चीज आपके बारे में कैसा, हम कैसा है, हम बताइए मेरे बारे में, तो हम आपके बारे में क्या करेंगे कि विरोध वाला शब्द नहीं बताएंगे, सपोर्ट वाला शब्द बताएंगे। कि आप अगर मान लीजिए आप में कुछ बुराई भी है तो हम उसकी बुराई को दरकिनार कर लेंगे, छुपा लेंगे, और आप में जो अच्छाई है वही हम बोलेंगे कि आप इतना अच्छे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, ठीक ना। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर, बिना फिल्टर का बताओ, हमको कोई फिल्टरिंग नहीं लगाओ, सीधे बताओ कि हम कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा खुल के कहेंगे कि आप ऐसे हैं, आप डेली क्लास नहीं करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, इस टाइप का हम आपको बताएंगे। तो वो क्या होता है, कट्टर रचनावादी कहते हैं, रेडिकल, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इसको, ओके। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कट्टर रचनावादी।
आई तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे इनका जो नाम आता है, कई बार पूछता भी एग्जाम में कि आगे कट्टर रचनावादी, कट्टर रचनावादी किसी भी तरह कोई फिल्टरिंग का काम नहीं करेंगे, जो है वाजिब कहेंगे, नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, मतलब खुल के कहेंगे। जैसे आप बहुत आदमी मिलता होगा ना समाज में, कहेगा कि यार तुम्हारे में जो खामियां हैं मुंह पर कहेंगे, बाद में कभी पीछे नहीं कुछ कहेंगे। तो ये कट्टर रचनावादी, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कुछ भी तरह का जो चीज है वो खुलकर बोलते हैं। आइए, इनका कोर बिलीफ क्या है, मुख्य विचार क्या है इनका। लिटिल साइंटिस्ट, बहुत अच्छा है, नन्हे वैज्ञानिक बोले हैं ये क्या बोले हैं बच्चे को, नन्हे वैज्ञानिक। तो कई बार ये भी पूछेगा कि नन्हे वैज्ञानिक, ये सब आपको नोट्स में हाईलाइट करके रखिएगा कि नन्हे वैज्ञानिक। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो ये जो आप कहते हैं कि लिटिल साइंटिस्ट किन्होंने कहा था, लिटिल साइंटिस्ट जीन पियाजे, जीन पियाजे ने बच्चों क्या कहा, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। तो नन्हे वैज्ञानिक, अब जैसे कहेगा कि बच्चों के जो आगे किशोरावस्था होता है, उस किशोरावस्था को तूफानी उम्र किसने कहा, एरिक एरिक्सन ने कहा। इस सबको लाइन को ध्यान रखिएगा, पॉइंट बना करके हम आपको अभी सब पॉइंट बना करके कौन सा वैज्ञानिक ने, कौन सा मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा किन बच्चों की उम्र के लिए, इसका एक अलग से नोट्स बना कर देता हूं, जहां से 1 से 2 नंबर लग जाएगा एग्जाम में, निश्चित ही आ जाएगा। तो जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट बना करके दे देता हूं, ताकि आप लोग क्या होगा, बहुत आसानी तरीका से आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तब मुख्य विचार समझ में आ गया कि नन्हे वैज्ञानिक किन्होंने कहा, जीन पियाजे ने, किसको, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक को क्या है, ज्ञान का निर्माता है, निर्माण करता है, कह कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं दियर नॉलेज को, मतलब सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, सक्रिय ज्ञान का निर्माता, किन्हें, बच्चों को। तो नन्हे वैज्ञानिक कहिए या सक्रिय ज्ञान का निर्माता, जो कुछ चीज का निर्माण करता है। क्रिएटिविस्ट कहते हैं ना, क्रिएटिविस्ट है, वही क्रिएटिविस्ट है, ये रचनावादी टाइप का। तो समझ में आ गया यहाँ से क्या क्या सीखे। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड से। कट्टर रचनावादी में इनका नाम आता है, जीन पियाजे का। किसी भी तरह कोई फिल्टरिंग वाला काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे मुंह पर कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ओके, और क्या बोले थे, नन्हा वैज्ञानिक, और क्या बोले उसके साथ साथ में, ये अपने एक सक्रिय ज्ञान निर्माता कहलाता है बच्चा। ये सबको नोट करते रहिएगा, खूब पूछेगा एग्जाम में। अगले में आ जाइए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जो फैक्टर्स होता है, जो इन्फ्लुएंसिंग करता है किसको, डेवलपमेंट का क्या क्या। चलिए, इस पर काफी बार पूछता है एग्जाम में। पहला मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन बहुत बड़ा चीज है, बायोलॉजिकल तरह की ये एजिंग जेनेटिक्स होता है। बायोलॉजिकल एजिंग कहने का मतलब है कि आप में एक प्रकार का अलग अलग, बच्चों में मैच्योरिटी अलग अलग बायोलॉजिकल एज के हिसाब से आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटा है, 4 साल का है, और बात बड़ी गुर वाली बोलेगी। बात गुर वाली कहने का मतलब है कि काफी मैच्योर्ड वाली बातें बोलती है, परिपक्व वाला, सूझबूझ वाली बातें, यानी कि अनमैच्योर्ड हो। जैसे बातों से लगता है ना इंसान में कैसा है भाई, किस तरह का है, बोलने का तरीका, लहजा, शब्द किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलेंगे जो कम ही उम्र में ज्यादा मैच्योरिटी हासिल कर लिए। कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं कि एज बहुत हो गया, अभी उनको बोलने का सलीका भी नहीं मालूम है, कैसे बोला जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, और ना ही कुछ समाज की किसी गतिविधि से वाकिफ है वो। तो ऐसे होते हैं। तो ये कहना है क्या कि ये जो पहला होता है मैच्योरेशन, बच्चों को बायोलॉजिकल एजिंग के हिसाब से आता है, या आप कहते हैं जेनेटिक्स के हिसाब से होता है कि आपके मम्मी पापा कम ही उम्र में आपका मैच्योर्ड हो गए हो, तो आपने वैसा जेनेटिक एज में आ जाता है, वैसा आपका मेरिट कि आप भी कम एज में मैच्योरेशन हासिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा कभी काफी ज्यादा एज के बाद मैच्योरेशन हासिल किए, तो आपको भी यही गुण आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जेनेटिक होता है, और ये बायोलॉजिकल एजिंग होता है। कैसा होता है, जेनेटिक के साथ में बायोलॉजिकल एजिंग होता है, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे उसके बाद है कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। एक्सपीरियंस भी बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है कि आप बच्चे को, ये जो जैविक उम्र है और आनुवंशिकता, इससे तो बच्चे में आता ही है, विकास को प्रभावित करता ही है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होता है, पहला मैच्योरेशन होता है सर, दूसरा एक्सपीरियंस, बच्चों के पास में अनुभव कितना है और कितने उसके साथ में आप समय देते हो, वो चीज के बारे में बताते हो जो चीज वो जानता है, या जो चीज के बारे में बताते हो जो चीज वो नहीं जानता है। ये भी डिपेंड करता है बच्चों के मैच्योरेशन लेवल को काफी एक्सपीरियंसेस लेवल से जुड़ने के लिए, कि बच्चा क्या एक्टिविटी करता, बीत कर की फिजिकल वर्ल्ड, इसमें भौतिक रूप से। अगर जैसे कि आपको किसी बच्चे के बारे में, ताजमहल के बारे में बच्चे को बताना, एक बच्चे को लेके चले गए आगरा, वहां ताजमहल दिखा दी, दोनों में काफी डिफरेंस होता। अगर आप बच्चे को समझा रहे हो वैसे ताजमहल के बारे में, सीख रहा, अच्छी बात है, ठीक है,
लेकिन जब ताजमहल के पास ले गए, वहां जाकर के आप सब कुछ दिखाए, बताए, वो दूसरी अलग बात है। वो क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया उसके पास में, तो ज्यादा बेहतर होता है, एक्सपीरियंस आ गया। तो आप जब भी कभी ताजमहल के बारे में उसे लिखना हो, ऐसे लिखना हो, या कभी बोलना हो, उस पर डिबेट करना हो, तो वो बेहतर बोल पाएगा, उसके पास में एक्सपीरियंस है वैसा। ओके, इसलिए बच्चे को क्या करना, कभी कभी आप देखते हैं स्कूल के माध्यम से आप बच्चों को टूर पर ले जाते हैं, वहां क्या होता है, नई नई जगह ले जाते हैं और बच्चों में नई नई ज्ञान का सृजनशील होता है, वहां क्या होता है, क्रिएटिव होता है, नए नए नॉलेज आते हैं बच्चों में। तो ये क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत दुनिया के साथ किया जाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चा ज्यादा मैच्योर्ड होता है इस चीज से। ये सोशल इंटरेक्शन होना बहुत बड़ा चीज है, सामाजिक। आप बच्चे को हमेशा क्या करिए, घर में बंद रखिएगा, अकेला रहेगा तो क्या सीखेगा बच्चा, जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा। भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं समाज में, और जब बच्चा उससे मिलेगा तो क्या होगा, उतना प्रकार का अनुभव लेगा, अच्छा भी बुरा भी, वो बात अलग है। लेकिन बच्चे का तो एक्सपीरियंस तो लेता है। स्कूल जब जाता है तो क्या होता है, वहां पे उसका बैचमेट मिलते हैं, जो बैच में रहने वाले, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका नेबरहुड होंगे, पड़ोसी होंगे, विलेजर्स होंगे, ठीक ना। तो इस टाइप के सब क्या होते हैं, आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, और तरह तरह के अलग अलग जाति मजहब, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग एजिंग के लोग, एज अलग अलग भी होता है। जरूरी है कि 4 साल का बच्चा है तो 4 साल के ही बच्चे से दोस्ती होगा, वो हो सकता है कि 3.5 साल का भी बच्चा हो, 4 साल से बड़ा का भी बच्चा हो, 5 का भी हो, 3 का भी, सब रंग का बच्चा होता है। उससे क्या होता है, उसके पास में क्या होता है, समाज में अलग तरह के लोगों से मिलता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस काफी गेन होता है। लर्निंग करेगी फ्रॉम अदर्स, दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं इंटरेक्शन करके। तो सोशल इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है आजकल के बच्चों के लिए। आप जब स्कूल में देख दाखिला कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रह करके खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके पास में नॉलेज भी आता है और मैच्योरिटी भी आता है। इससे क्या आता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाते हैं। इक्विलिब्रेशन क्या होता है सर, बैलेंसिंग नॉलेज, आपको संतुलन कर लेना, कि आपको जो चीज उसकी पहली जो स्कूल होता है, परिवार होता है। कोई बच्चा का पहला स्कूल क्या होता है, उसका फैमिली होता है, पहला टीचर्स उसके माता पिता होते हैं। तो जब पहले स्कूल से निकलकर जब वो दूसरी स्कूल की ओर कदम रखेगा, तो पहले वाली जो ज्ञान है, जो उसके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन के साथ सीखा है, अपने परिवार में रहकर, उस ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ता है, क्या करेगा, संतुलन बनाएगा, इक्विलिब्रेशन करेगा, ज्ञान के बीच संतुलन बनाना चाहता है। और संतुलन अगर उसका बेहतर परफेक्ट बन रहा है तो ज्यादा एक्सपीरियंस आता है उसको। इसलिए कहा जाता है कि 1 to 5 क्लास के जो टीचर्स हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, क्षेत्रीय भाषा में। यानी कि आपका अगर 1 to 5 क्लास में अगर आप किसी टीचर्स बनते हो किसी भी टाइम में, तो वहां पे क्या करना, आपको जो एरिया में दिया गया है, आपका जॉब लगा है जिस स्कूल में, वहां के रीजनल लैंग्वेज में आप बात करेंगे बच्चा से, तो बच्चा ज्यादा फैमिलियर हो पाएगा आपसे, और ज्यादा फैमिलियर होगा तो बेहतर आपसे सीखेगा। क्या होता है, आपका संतुलन बना पाएंगे उसको, जब वही भाषा में बोलेगा जो भाषा में उसकी दादी बोलती है, मम्मी बोलती है, घर के सदस्य बोलते हैं, तो बच्चा ज्यादा फैमिलियर आपसे होगा, और ज्यादा फैमिलियर होगा तो बेहतर आपसे सीखेगा। ये 4 फैक्टर जो है वो क्या करता है, डेवलपमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंसिंग करता है बच्चों को, और प्रभावित करता है। ये 4 फैक्टर्स हैं, फिर से एक बार रिकॉलिंग करिए अपने से, 4 फैक्टर्स है, सबको नोट्स बनाते रहिएगा अच्छा से। ये 4 फैक्टर्स हैं, क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं बच्चों को। कौन कौन सा, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। याद हो गया, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और आगे इक्विलिब्रेशन, ये ध्यान रखना। ओके, याद रखोगे, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो ये 4 क्या प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं। आइए अगले आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, अगला में की टर्म्स करें कि स्कीमा। स्कीमा क्या होता है इस समझिए, स्कीमा मतलब किसी की मां नहीं जी, स्कीमा मतलब किसी की मां नहीं। स्कीमा कहने का मतलब होता है जो मेंटली चीफ होता है, दिमाग में बच्चों का एक छवि होता है। जैसे कि आपको हम ये दिखा के बोले ये साइकिल है, ये क्या बोलेंगे, ये साइकिल है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर ये साइकिल नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में साइकिल का एक इमेज बना हुआ है। तो माइंड में कहां पे वो इमेज बना हुआ है, स्कीमा में। स्कीमा में क्या होता है, किसी के प्रति छवि होता है, किसी के प्रति इज्जत, मान, मर्यादा, कद्र, हाँ, समाज में क्या चीज करना कैसे है, किताबों में क्या चीज है, ये सारी चीज माइंड में जहां स्टोर होता है उसको स्कीमा कहते हैं, जिसके प्रति छवि। आप दोस्तों से वैसा बात नहीं करेंगे जैसा कि फैमिली से करेंगे, फैमिली से वैसा बात नहीं करेंगे जैसा कि दोस्तों से करेंगे। ये सब क्या है, माइंड में एक छवि बना हुआ है स्कीमा में। तो स्कीमा में क्या है, अगर हम ये दिखा के बोले साइकिल है, तो आप कहते हैं नहीं सर, क्योंकि साइकिल का इमेज बना हुआ है, ठीक ना, दिमाग में। वो दिमाग में कहाँ बना हुआ है, स्कीमा में बना हुआ है।
स्कीमा ऑफ अ बर्ड, पक्षी का स्कीमा बना हुआ दिमाग में कि पक्षी क्या होते हैं, चोंच होते हैं, ये दिमाग में बना हुआ। पक्षी के पंख होते हैं, दिमाग में बना हुआ। पक्षी के क्या होते हैं, ये आपका फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और क्या होता है, ये फ्लाई करता, उड़ता है। ये तमाम चीज, ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में बन गया है पक्षी को लेकर के। जैसे बोलेंगे पक्षी रेंगता है, तब कहेंगे नहीं सर पक्षी तो उड़ता है। आप बोलेंगे ना, आप कहेंगे पक्षी के जो है ना वो आपका माउथ होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर पक्षी के मुंह नहीं होते हैं, उसके चोंच होते हैं, बीक होते हैं उसके। आप कहेंगे नहीं पक्षी के ना सुर होते हैं, तो कहेंगे नहीं सर उसके सुर नहीं होते, उसके पंख होते हैं, उसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। ठीक, आप कहेंगे पक्षी चलता है, तो आप कहेंगे नहीं सर पक्षी तो उड़ता है। तो ये क्या होता है, आपको अलग अलग तरह से जो भी हम डाइवर्ट करने वाला पॉइंट बोलेंगे, फिर भी आप क्या करेंगे, सही बोलेंगे, इसलिए कि आपके स्कीमा में बचपन से ही भर दिया गया है कि बर्ड्स में ये चीज होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में कहां पे रहता है, स्कीमा में रहता है। स्कीमा का मतलब समझ में आ गया, स्कीमा का मतलब है आपके दिमाग का वो मेमोरी जिसमें आपने सारा चीज डाउनलोड करके रखा है, ठीक ना। आई तो क्या है, करेंगे बिल्डिंग अ ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का क्या, ये ब्लॉक्स है, ज्ञान की क्या है, बुनियादी इकाइयां है क्या, स्कीमा। समझ में आ गया, तो आपको एग्जांपल से ही समझा दी, ये चीज आप नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा। मानसिक संरचनाएं एवं मस्तिष्क में करें कि पॉकेट्स जहां हम जानकारी व्यवस्थित करते हैं, वही बात है जो आप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बच्चे के दिमाग में पक्षी का स्कीमा बड़ा हुआ है इस टाइप का कि पक्षी में क्या क्या है, तो स्कीमा अगर पूछेगा तो आपको याद रहेगा ना, स्कीमा को लेकर दिक्कत नहीं ना, स्कीमा को लेकर किसी को दिक्कत, स्कीमा मतलब आपके मेंटली जो रेखा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि बच्चे में जो ये जो आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस होता है एडेप्टेशन का, बच्चे अनुकूलन कैसे करते हैं, तो अनुकूलन करने के लिए एडेप्टेशन, एडेप्ट कर लेना, एडेप्ट कर लेना, समझिए एडेप्ट कर लेना मतलब क्या होता है, कोई चीज लेके वो समायोजन कर लेते हैं या आत्मसत्कारण कर लेते हैं या उसको अनुकूल कर लेते हैं। अनुकूलन करना, समायोजन करना, आत्मसत्कारण करना बच्चों में एडेप्टेशन का होता है, यानी कि इनपुट वाला बात है। ये क्या है बाबू, ये जैसे अनुकूल करना, एडेप्टेशन कहने का मतलब इनपुट वाली बात है। तो कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं तब ना वो कंप्यूटर आउटपुट देता है। तो आप जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है, इनपुट जा रहा है, आपसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई तुम इतना दिन से पढ़ के आए हो, अच्छी मेहनत किए हो, इनपुट तो बहुत गया तुम में, अब आउटपुट बताओ। इसका मतलब आपका मेंटली ठीक हो रहा है। अब जैसे इनपुट आउटपुट अगर फ्री हो जाए, इधर से घुसेगा कान में, इधर से निकलेगा बात, तो बीच वाला दिमाग क्या हुआ है, काम करना बंद कर दिया, फ्यूज हो चुका है। इसलिए भगवान देख रहे हैं आपको दो कान दिए हैं दोनों बगल से, दो आंखें दिए हैं और दिमाग बीच में दिए हैं कि देखो दोनों से और बीच में सोचो, सुनो दोनों बगल से, बीच में सोचो। अगर एक आंख से अच्छी चीज देखते हैं, दूसरी आंख से बुरी चीज देखते हैं, तो दरकिनार कर देना। कोई अगर आपको बुरा चीज दिखाता है तो आप उससे बचेंगे, अच्छी चीजों में। कोई अगर बुरा कहता है तो आप उसको नहीं सुनना, अनसुना कर देंगे, अच्छी चीजों को सुनेंगे। अगर बुरा कह देता है तो एक कान सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। इसलिए लोग कहते हैं ना कि कोई अगर आपका प्रशंसा करे तो एक कान सुने, दूसरे कान से निकाल दें। अब कोई आपका आलोचना करे तो उस पर बीच में दिमाग लगाएं जरूर कि आलोचना क्यों होता है, उस पर हम काम करें। हम आप सही सुने, उल्टा मत सोचिएगा। आलोचना में इंसान को बदलना रहता है और प्रशंसा में इंसान अपनी खुशी से ऐठलाना नहीं रहता, अपनी खुशी को आप समुचित करके नीचे दाब के चलेंगे। अगर कोई प्रशंसा करता है तो आप यही कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप अच्छे हैं इसलिए आपको हम अच्छे लगते हैं। इन्हें कोई प्रशंसा करेगा तो आप खूब खुश हो जाएगा, खूब खुश हो जाएगा तो आप अगला काम हो सकता है कि आने वाला समय में आप अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसलिए टॉपर्स जो है कई बार फेल हो जाते हैं प्रशंसा के ये चीज के मामले में आने के बाद। तो बच्चों में जो इनपुट होता है वो तीन तरह का होता है, एक होता है एडेप्टेशन से, एक होता है आगे एसिमिलेशन से, एक होता है एकोमोडेशन से। तो मेन चीज क्या होता है समझिए कि एडजस्ट करें, एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो क्या करता है, अनुकूलन कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। कहीं जाएगा, अगर रिश्ते नाते में गए, बच्चे को लेके गए, तो वहां जाने के बाद क्या होता है, बच्चा आपका रहेगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा में, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है, अपने अगल बगल में लोगों से बना लेता है। चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्या करता है, वहां माहौल बना लेता है बच्चा, एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट होता तो सब समझता होगा बच्चा कि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन गया, आपको एडजस्ट हो गए, कोई ना कोई साथी संगति मिल गया ऐसा कि जो आपके बातों को विचार को सपोर्ट करता हो। आत्मसत्कारण करना, एडिंग अ न्यू इन्फो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा, नए आपको जोड़ना है। जैसे कि आप बताएं
पीछे याद होगा आपको कि जैसे कि आप अगर मान लीजिए बच्चों को ये समझा देंगे गाय के 4 टांग होते हैं, पूंछ होते हैं, सींग होते हैं, सब कुछ बता दिए गाय के बारे में। अब बच्चे को आप काऊ के बारे में जो नॉलेज दे दी, टांग होते हैं, 2 सींग होते हैं, पूंछ होते हैं, ये सब समझा दिए। अब कलो के बच्चा देख लिया ऑक्स, बैल, बैल देख लिया तो उसको गाय बोल देगा, क्योंकि उसके नॉलेज में, उसके स्कीमा में यही भर दिया गया है कि गाय के इसे होता है, ये होता है, ये होता है। अब बच्चा सब कुछ बैलों मिला रहा है कि 4 टांग होते हैं, हाँ होता है, सींग होते हैं, होता है, पूंछ होते हैं, होता है, देखने में भी वैसे ही लग रहा है। तो आप क्या करेगा, गाय को क्या बोल देगा, बैल बोल देगा, या बैल को गाय बोल देगा। वो कंफ्यूज हो रहा। इसी तरह से हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं अपने सिलेबस में, जब क्या होता है स्कीमा में कि नई चीज को एडजस्ट नहीं करते हैं, तब तो ये क्या होता है, कंफ्यूजिंग होने लगता है बच्चा में। तो क्या करना, आप उसको बताना कि देखो गाय जो होता है ना दूध देती है, गाय क्या करती है, दूध देती है, मिल्क देती है, और ये बैल दूध नहीं देती है। तो ये अंतर बच्चा को पता चल गया था। अब क्या होगा, नया को एडिंग कर लिया, न्यू इन्फो दे दिया अपने पुरानी स्कीमा में। ये आप क्या किया, ये पुरानी स्कीमा था उसके प्रति 3 गो, और नया उसमें दे दिया, क्या हुआ, दूध देती है गाय, अब बैल दूध नहीं देती है। इसमें दिमाग में नई स्कीमा देना, क्या कहलाता, आत्म सत्कारण करना, अपने आप को सत्कारण करना, आत्म सत्कारण। समझ में आ गया होगा, डू यू अंडरस्टैंड? अगर ध्यान से आप पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये कई बार पूछता है कि नई जानकारी को अपने में देना, आपके पास में जानकारी था, उससे नया जानकारी आपको मिल गया, वो क्या हुआ, आत्म सत्कारण हुआ, वही आपको क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता। ओके, समझ में आ गया। दूसरा, समायोजन करना, ये क्या था, मॉडिफाई न्यू इन्फो। ये क्या करेगा कि आपको इसी को, यही 3 को मॉडिफाई किया, नया नहीं दिए हम आपको, जो है उतने मॉडिफाई किए। आपके पास नॉलेज था ना 3 गो, ठीक ना, उसी को हम मॉडिफाई कर दिए। तो जो है उसी को नई जानकारी के लिए अपनी धारणा में बदलाव करना, यानी कि अपनी धारणा जो पहले से था ओकरे में बदलाव करना, समायोजन कहलाता। कई बार पूछता है परीक्षा में, अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तीनों में। एक तो अपने आप को एडजस्ट कर लेना, क्या कहलाएगा, अनुकूलन। समझ में आ गया। आत्म सत्कारण मतलब जो नॉलेज है उसमें हम प्लस कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा डाटा डाल दी, इनपुट था 3 गो में 1 और डाल दिए, 4 गो। क्लियर हो गए आप। आत्म सत्कारण करना। और समायोजन, जो आपके नॉलेज है उसी को हम चमका दिए, हम कुछ नया नहीं किए। ब्रश अप योर नॉलेज, क्या कर दिए, ब्रश अप योर नॉलेज, आपके नॉलेज को हम ब्रश अप कर दिए, वो क्या कहलाएगा, वो समायोजन कहलाएगा। वेरी वेरी इजी। समझ में आ गया तीनों, क्या क्या, अनुकूलन, आत्म सत्कारण और समायोजन। समझ आ गया तीनों। इससे क्या होता है, बच्चे अपनी जो आपके संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है उसको इनपुट रूप में डालता है। इनपुट जाने का यही 3 चीज होता है बच्चों के संज्ञान में, दिमाग में। आगे समझ में, कोई यहाँ डाउट नहीं। बच्चों के दिमाग में इनपुट नॉलेज जाने का यही 3 चीज होता है। एक जो अभी अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, आपको हम समायोजन कर रहे हैं, या आपको हम आत्म सत्कारण कर रहे हैं, कि आप बस एडजस्ट कर ले रहे हो मेरे साथ में। यही 3 में से कोई होता है। आप कहीं जाते हो तो क्या एडजस्ट तो आप मेरे साथ कर नहीं रहे हो, ऑनलाइन का जमाना है। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लगेगा तो आप 1 क्लिक यहाँ 1 क्लिक वहां मारोगे, ठीक है। तो आपको क्या करें, आत्म सत्कारण मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, तो हम केवल क्या कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं आपका रिवीजन के तौर से। आप कहते हैं सर पहले से हम तैयारी किए कहाँ था, हमको सब कुछ नया मिल रहा है, इसका मतलब है आत्म सत्कारण कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट के बताएंगे आत्म सत्कारण कर रहे हैं या आप आत्म समायोजन कर रहे हैं। अगर आप पहले सीटेट की तैयारी किए हुए हैं तो हम आपको क्या करेंगे, ब्रश अप योर प्रिपरेशन, दैट मीन्स रिवीजन, यानी कि समायोजन, एकोमोडेशन। और नई नई जानकारी आपको दे रहे हैं, आत्म सत्कारण कर रहे हैं, यानी कि एसिमुलेशन। और आप केवल और केवल एडजस्ट कर ले रहे हो मेरे साथ में, एडेप्टेशन कर ले रहे हो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनुकूलन। समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से। आगे सबको क्वेश्चन बनाऊंगा। आगे आप यहाँ पे एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों में उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं। यही तो उदाहरण है, देख लीजिए। ये कुत्ता का उदाहरण बिल्ली पर बैठा रहा है, देख रहे हैं ना कि 4 टांग होते हैं, पूंछ होते हैं, 2 कान होता है, और बिल्ली को पुरानी जानकारी का उपयोग कर रहा था। क्या कर रहा है, ये एसिमुलेशन कर रहा है। अब इसको मम्मी कहेगी नहीं नहीं, ये जो है ना भौं भौं करता है। क्या करता है कुत्ता, भौं भौं करता है। और ये क्या करती है, ये मैव मैव करती है। ये क्या करती है, मैव मैव करती है। ये मैव मैव करती है, ये भाव भाव करता था। इससे क्या हुआ, अब अंतर आ गया पता है, कुत्ता और बिल्ली में फर्क मालूम पड़ गया इसको। वरना ये सोच रखा था, क्या पता है 4 टांग होते हैं, पूंछ होते हैं, आंख होते हैं, कान होते हैं, दोनों में होते हैं भाई, दोनों बराबर 4 टांग होते हैं, दोनों का पूंछ होते हैं। ये क्या था, कंफ्यूज कर गया। अब उसकी वजह बता दी, कुत्ता भाव भाव करेगा और बिल्ली मैव मैव करेगी। क्या हुआ, दोनों में एक नई नॉलेज आ गया। अब क्लियर हो गया, ऐसा कुत्ता बिल्ली, यानी कि एसिमुलेशन कर लिया वो।
अब यहाँ क्या कर समायोजन करना। अब ये देख लिया कि म्यो म्यो वाला ये नया चीज उसके दिमाग में आ गया, समायोजन कर लिया, अपने आप को बैठा लिया वो कि अब इसको तरह ये हो जाएगा कि डॉग क्या करता है बार क्या करता है म्यो करती है, ये आ गया समझ में उसको कि म्यो करना और भौवा करना ये दोनों दिमाग में उसका बैठ गया। यही सब क्या होता है वो जो आपका जो समायोजन था अपने ज्ञान को फिर से ब्रशअप कर लिया, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। हाँ बहुत अच्छा रश्मि मिश्रा। ठीक है आगे बढ़े, अगले में आता हूं। अगले अब यहाँ पर संतुलन चक्र समझिएगा। इक्विलिब्रेशन साइकिल किसे कहते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत में इक्विलिब्रेशन साइकिल बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए अच्छा से। कैसे इक्विलिब्रेशन होता है इसके बारे में समझिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रेशन साइकिल संतुलन चक्र क्या कहता है? इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन, न्यू सिचुएशन नई स्थिति आती है। संतुलन कब होता है? जब नई सिचुएशन आ गई। ऐसा कभी लाइफ में आ गया होगा कि नई सिचुएशन आ गया, नई स्थिति आ गई आपके जीवन में, कुछ नयापन हुआ, नया हुआ, आपको क्या हुआ असंतुलन हो गया, कंफ्यूजन शुरू हो गया। कंफ्यूजन कब होता है? वही बात जैसे आप कुत्ता बता दी कि 4 टांग होता है, ये होता है वो होता है, अब पड़ोसी लेके आ गया बिल्ली, तो नई सिचुएशन आ गया बच्चा में, नई स्थिति आ गया। अब क्या किया वो कंफ्यूज कर गया, भ्रम आ गया, उसको असंतुलन बना लिया वो। अब क्या करेगा वो समायोजन करेगा, सुधार करेगा, वो समायोजन करेगा, नया नॉलेज जो दिए पुराना नॉलेज से चेंज कर लिया, अपनी तैयारी को बेहतर कर लिया। अब क्या करेगा पुनः संतुलन कर लेगा, समायोजन हुआ, नया सुधार हुआ, अब फिर से क्या करे इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लिया। अब क्या कर लिया वो फिर से तैयार हो गया। अब यहां से अब वो यहां से क्या हो गया परफेक्ट इंसान बन गया। तो कैसे बनता है परफेक्ट सर? नई जैसे आपको इक्विलिब्रियम करना है तो नई जानकारी दीजिए उसको, इसलिए जीवन में हमेशा नए करने की चाहत होना चाहिए ताकि आपको क्या होता है पुनः संतुलन बन के आप रिफ्रेश होकर परफेक्ट बनोगे। तो धुरंधर कोई भी इंसान बैठने से नहीं बनता है, वो अपनी फील्ड में माहिर होने से बनता है, प्रैक्टिस करने से बनता है। तो अपने फील्ड में माहिर होने के लिए हमेशा क्या है नई सिचुएशन को लीजिए, नई तरह की आफत मुसीबत जब भी आए तो उसको स्वीकार करिए, उसको बदलाव करने की बहुत मौका होती है। कहते हैं कि मुसीबत जब भी आए तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग उसी में निखर जाते हैं। अब बिखरना और निखरना आप पर डिपेंड करता है आप कितने माहिर हो इसमें। संतुलन चक्र को समझ में आ गया। नई सिचुएशन आएगा आप क्या करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तब हम आपको बहुत कुछ सुधार करेंगे और आप में पुनः संतुलन कर देंगे। ओके तो आप क्या होगा आप यहाँ से इक्विलिब्रियम जो होता है संतुलन उसे आप क्या होता है इक्विलिब्रियम रीस्टोर्ड हो जाएगा। आप अब जो पहला वाला यहाँ पर जो आप थे स्टेप 1 में, स्टेप 1 जो यहाँ पर थे आप पहला लेवल में, स्टेप 1 तो उसको कहेंगे, इसको तो स्टेप 1 नहीं कहेंगे, लेकिन ये बिफोर पोजीशन है आपका, पहले वाला लेवल ये आपका है। और यहाँ से स्टेप 1 आपको शुरू किए यहाँ से आना, अब स्टेप 2 में आ गए, यहाँ पे स्टेप 2 आ गया, ये स्टेप 3 आ गया। अब जो फिर आया यहाँ पे जो आप बने, तो अब ये पहले वाला और आफ्टर वाला क्या लग रहा है दोनों एक ही रंग होइएगा? नहीं, यहाँ बहुत खामियां, अब सुधार होकर यहाँ आप परफेक्ट हो गए हो। तो ये दोनों एक ही पोजीशन है, लेकिन क्या पहले जैसे आप पहले पढ़ाई क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या थे यहाँ थे, अब क्या आ गए अब यहाँ आ गए। तो ये बीच का जो मेहनत है अब हम हमको सुधारने की कोशिश करेंगे, आप सुधर भी नहीं करेगा कि हम कसम खा लिए सर हम तो मेहनत नहीं करेंगे, हाँ आपकी क्लास का हम नोट्स भी नहीं बनाएंगे, हाँ तब फिर हम क्या कर सकते हैं? तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए ये 4 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो विकास की 4 अवस्थाएं, ये तो अभी याद करवा दिया आपका। पहला क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट और चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। इसको याद रखिए फिंगर पे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, चारों अवस्था को जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, ये चारों अवस्था को जल्दी सा सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। करेगी संवेदी गामक या इंद्रिय जनित, इसका हिंदी में उतना ज्यादा जटिल हिंदी होता है, इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा। वैसे ही जो है सीटेट का जो लैंग्वेज होता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर होता है, इसलिए क्लासेस भी आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे ही देते हैं। तो जो भी क्लासेस है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न है। तो आपको क्या होता है सीटेट का लैंग्वेज काफी हार्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार बच्चे आते हुए प्रश्न को एग्जाम में नहीं बना पाते, ठीक ना। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ दे देंगे आज मिल जाएगा मिश्रा जी। तो ये क्या आपको ये लैंग्वेज काफी हार्ड होता है। पूर्व सक्रियात्मक, आगे इंद्रिय जनित, आदमी समझ में कहता है इंद्रिय जनित, तब कहेगा रे वो चीज जो अपनी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ा हुआ हो, सेंस ऑफ ऑर्गेन्स से रिलेटेड चीज, कहेगा ओ ऐसा ना बात है। तो सेंस ऑफ ऑर्गेन्स मतलब जो सेंस वाला हाथ कान मुंह नाक त्वचा, सेंस ऑफ ऑर्गेन्स होता है ना 5, जिसे हम लोग इनपुट लेते हैं किससे? आंख से, कान से, नाक से, मुंह से और त्वचा से, 5 चीज से।
अभी आप खड़े हैं, आपको कुछ बोलेंगे तो कैसे आपको सुनाई दिया? कान से। सुगंध लगा नाक से, आंख से देखे 3 चीज, मुंह से बोले 4 चीज, और त्वचा से फील कर दी 5 चीज। यही सेंस ऑफ ऑर्गेन्स, इसी से हम लोग इनपुट देते हैं। किसको? बैठा हुआ शैतान को, दिमाग को इनपुट देते हैं। हाँ। और इसमें सबसे शातिर कौन होता है? खतरनाक, ठीक है, जो दिल को बड़ी ठेस पहुंचाता है, वो होता है आंख और मुंह। ये 3 चीज बहुत शातिर होता है। गाना सुने होंगे, नैना रे तू ही दिल का रोग लगाए तू ही बैठे रोए। तो रोग लगाने वाला कौन? यही नैना। दिखाता कौन पहले? यही। सौंदर्य का वर्णन कौन किया था? मुख। लेकिन देखा कौन था उसको? आंखें। और बाद में जब रोया तो आंसू कौन गिराया? यही आंखें। वही है नैना रे तू ही दिल का रोग लगाए और तू ही बैठे रोए। शुरुआती तू ही किया था और तू ही इसका भोग रहा है। तो वही होता है, अगर आंखें कहीं ना देखे किसी को, तो जैसे आप देख लिया अपने दुश्मन को आते हुए तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कहाँ आता है? दिमाग में। दिमाग तक की बात पहुंचाया कौन है? आंखें। इसलिए कंट्रोल करना है 5 सेंस ऑफ ऑर्गेन्स में, अब महान बन जाओगे। सेंस ऑफ ऑर्गेन्स में कंट्रोल कर दो तो आप यू आर अ ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आइए पूर्व सक्रियात्मक 2 से लेके 7 आपके दिमाग तक जो चीज जाता है उस पर कंट्रोल करिए। उसमें एक अच्छे बीच में फिल्टर लगा दीजिए, छन्ना। जिससे क्या होगा? छान तो कोई आके कह देगा कान में कि जानते हो तुम्हारी बहन कह रही, एक नंबर के निठल्ले आदमी हो, बर्बाद हो, भरो दिन घूमले फिरते हो, करते कुछ नहीं हो। आप कोई आके कान भर दिया, आप घर गए, एकदम बहन को देख रहे हैं एकदम दुश्मनी की नजर से। वो भी देख रहे हैं कि आज हमको ऐसे काहे देख रहा है। हाँ? आप वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद अगर तुम हमारे बारे में कुछ बोला तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। बहन भी करे कि क्या कर लोगे तुम, हम तो कुछ बोले ही नहीं। हाँ, हर चोर यही कहता है कि हमने चोरी किया ही नहीं। तो बोली है, हमको पूरा विश्वास है तुम बोली। अब हो गया, उसको भी लग रहा। अब वो जाएगी कंप्लेन करने के लिए, पहले किसमें? सिविल कोर्ट में, तब आगे आएगा हाई कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट में। समझ रहे हैं ना? पहले मम्मी के पास, मम्मी को बोलेगी देखो ऐसे ऐसे बोल रहा है। हो गया, फैमिली में तनातनी शुरू हो जाएगा, आंदोलन छिड़ गया है। यही चीज होता है। तो जो कान में जो भरा आदमी, ओकरे से पूछना चाहिए कि ठीक है, अगर वो ऐसा बोली हुई तो कोई बात नहीं। अरे बहन है, मेरा काम भी तो वही कर देती है, प्यार भी है तो फिर गई, टकरार भी है तो कोई बात नहीं, प्यार हम स्वीकार करें, टकरार तुम स्वीकार करोगे नहीं। कभी सावन तो कभी पतझड़ भी आते हैं। जीवन हर पहलू पे हर रंग दिखाते हैं, तो हर पहलू पर जीवन हर रंग दिखाता है। अगर रंग हम ये देखें प्यार वाला, तो फिर टकरार वाला भी रंग हम ही देखेंगे। तो वो आदमी फिर कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा भाई तो बड़ी मैच्योर्ड आदमी, तो समझदार हो चुका, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहेगा। तो काने भर करके इंसान कितने रिश्ते को तोड़ देते हैं। समझदार हो तो रिश्ते टूटने नहीं देते हैं, जोड़ लेते हैं। ये यहाँ तक समझ आ गया। अगली क्लास में यहाँ से आगे नेक्स्ट बताऊंगा। बहुत सारे कंटेंट, एकदम मस्त कंटेंट है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। फिर क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन आपको पढ़ने में कब मजा आएगा ये मुझे नहीं पता। आगे सेंसरी मोटर स्टेज बताऊंगा पूरा डिटेल में, फिर आऊंगा प्री ऑपरेशनल पे, फिर आऊंगा यहाँ पे कंक्रीट पर, सब आगे ऑब्स्ट्रैक्ट पर सब पूरा बताऊंगा, और तब लास्ट में जम के प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। एकदम नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, रेगुलर क्लास करते रहिएगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स हो, जिसके कोई रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उसको ये जरूर बताइएगा कि हाँ एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट है और अभी ऑफर चल रहा है। आपका अगर सीटेट का तैयारी करना है तो एकदम मस्त तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करा देंगे इसके कॉन्सेप्ट के बाद, और इसके बाद जम करके PYQ लगा देंगे। PYQ का पिछले 6 साल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ एप्लीकेशन पर, और फिर क्लास में भी आपको वही बताए जाते हैं, ताकि आप में एक्सपीरियंस आ जाए अच्छा से। ओके, तो चलिए फिर अभी अब नेक्स्ट क्लास है मेरा अभी जस्ट यहाँ से, तो फिर अगली क्लास में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।